Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट एग्जाम, रिसर्च एंड अदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी जो हमारे सीरीज चल रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड को भी मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया था, जिसमें कि फर्स्ट हमारा था टीचर सेंटर्ड। तो टीचर में टीचर से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स थे वो आज ये आपका लास्ट लेक्चर टीचर सेगमेंट का, देन हम लर्नर्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका टीचिंग का आज टीचर सेगमेंट का लास्ट है, तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, वो कौन सारे फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम अगर इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो इसे 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट पहले आते थे कभी कि पूछ लेगा कि ऐसे ऐसे में कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली ऐसे आपको केस दे के पूछ लेगा या असर्शन रीजन में देगा कि ऐसा केस है तो क्या होना चाहिए, और दूसरा केस आपको बना के देगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब यहाँ पे बच्चे को सॉरी टीचर को क्या करना चाहिए, या स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए। अलग अलग टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर हम इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर रिलेटेड फैक्टर एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। What are the factors related to teacher which affect teaching? टीचर से रिलेटेड कौन सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके डीपनेस ऑफ नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। और पर्सनैलिटी सिर्फ उसका गुड लुकिंग होना नहीं, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पर्सनैलिटी। टीचर अगर बहुत ज़्यादा ताम झाम चाम चूम में आएगा तो बच्चे वो पढ़ेंगे कम, टीचर को ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। सम टाइम इन अ गुड मैनर, सम टाइम इन अ बैड मैनर। तो वहाँ पे टीचर को जैसे कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपके सारे एक्सटर्नल में सॉरी एक्सटर्नल में आ गया, और इंटरनल में आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका टोन, वॉइस, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, ये सारा ऐसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी टीचिंग को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आपका टीचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता जाता है, वैसे वैसे उसके पढ़ाने की स्किल और एग्जाम्पल्स और ज़्यादा उसमें मेच्योरिटी आती है, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, वो चीज़ों को और बेटर एक्सप्लेन कर पाता है। और कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी हो जाता है कि टीचर को इतनी डीप नॉलेज हो जाती है कि वो एक ही टॉपिक को पूरे पूरे सेमेस्टर पढ़ाते रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। देन सब्जेक्ट मैटर का आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है तो आप क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे, और जब आप कॉन्फिडेंस एक बार लूज़ करते हो तो आपको स्टूडेंट भी उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो आप भी मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका इफ़िशियंटली हैंडल द सिचुएशन एंड क्वेरीज। टीचर को जो भी आपके सिचुएशन क्लास में आ रहा है, 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं या जैसे भी कोई भी क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम हैंडलिंग में जो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं उसे, और साथ ही साथ स्टूडेंट क्वेरी, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा एक गुड लिसनर भी होना है, एक गुड कम्युनिकेटर भी होना है। गुड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होना चाहिए, जो सारी हमने गुड टीचर की क्वालिटीज़ में डिस्कस किया था वो सब कुछ यहाँ आप अप्लाई कर दोगे।
ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ टीचर आते हैं ना, कुछ होते हैं वो ब्लैक बोर्ड नहीं टच करते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ होती है टीचर्स की। कुछ टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड नहीं टच करते हैं, कुछ टीचर होते हैं वो सिर्फ अपने ब्लैक बोर्ड से ही लगे रहते हैं। बच्चे क्लास में पबजी खेलें, बच्चे कुछ भी करें, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो आए अपना बड़बड़ किए और अपना टाइम हो गया और चले गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको क्लासरूम को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ आगे के 2 बच्चों को पढ़ाना और पीछे के बच्चे पबजी खेलें या कुछ भी अपना यूट्यूब देखें या कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक बच्चों पे ध्यान देना है, ये हायर एजुकेशन में भी ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। इट शुड बी इफ़ेक्टिव एंड इंगेजिंग। आपका कम्युनिकेशन ओवरऑल पूरा आपका कम्युनिकेशन, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरा लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ये सब। ये पैरा लैंग्वेज मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, पैरा लैंग्वेज आपका मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, टोन, पिच, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे कम्युनिकेशन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पैरा लैंग्वेज टर्म जनरली एनटीए का एक फेवरेट टॉपिक है, इसे कई बार पैरा लैंग्वेज से ही पूछता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स। तो लर्नर्स को, जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज। जब बच्चों की एज बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें सीखने में, उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। कहते हैं ना, जितना छोटा एज होता है उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, एज का मैटर यहाँ ये भी है कि फिर वही बात आ गया, छोटा बच्चा है तो उसको मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव पे जाओगे, ऑटोनोमस, वो अपने घर से सीख के आता है। इसे याद रखिएगा कि अब 4 स्टेजेस की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है आपका मेच्योरिटी। आप कितने मेच्योर हो, आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो पे तो नहीं ले रहे हो। कई बार होता है, अब जैसे यहाँ भी मुझे भी अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं है, यहाँ बहुत सारे मुझसे काफ़ी सीनियर्स फैकल्टीज़ भी हैं। अभी मैं कुछ से गो थ्रू की, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मुझे उनमें भी एक मेच्योरिटी होनी चाहिए और मुझ में भी। तो यहाँ लर्नर्स में भी मेच्योरिटी होनी चाहिए और टीचर में भी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका एस्पिरेशन। आपका एम ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ पे आप आए हो नेट के टारगेट से या जेआरएफ के टारगेट से और आप फुल्ली मुझ पे डिपेंडेंट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये नेट जेआरएफ होगा तो आपको, तो ठीक है, मैं यहाँ अपनी तरफ से लगी हूँ, लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। ठीक है, मैं आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। एस्पिरेशन या गोल या एम वो आपका होना चाहिए, उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना होगा। देन मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आजकल काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको क्या पूछो तो वो डिप्रेशन में हैं, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को बीपी की आजकल प्रॉब्लम होती है। इसे थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इवन इस बार के तो जो बजट आया है उसमें भी गवर्नमेंट ने टेलीपैथी पे एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ बजट एलोकेट किया है, फंड एलोकेट किया है लोगों के टेलीपैथी के थ्रू उनको और ज़्यादा मतलब काउंसलिंग सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बच्चों में इंटरेस्ट और मोटिवेशन होना चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अडेप्ट, और उसे रिटेन करना, उनकी तरफ से भी डेडिकेटेड होना चाहिए। देन एटीट्यूड का मतलब वो घमंड वाला नहीं, एटीट्यूड मीन्स नज़रिया, अभी बात किया था ना। एटीट्यूड मीन्स नज़रिया, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ परसीविंग, वे ऑफ ग्रास्पिंग, वो उनका कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। देन नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड there is a difference between attitude and aptitude. Attitude यानी कि वे ऑफ सीइंग समथिंग, एप्टीट्यूड यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी मेमोरी पावर, उनका मेमोरी सपोर्ट कितना कर रहा है, उनका आईक्यू जनरली हम इसमें लेते हैं और इसमें उनका इंटरनल जो उनका पर्सनैलिटी है उसको कंसीडर किया जाता है। ये ब्रेन से रिलेटेड होता है या आपका ओवरऑल मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है उससे ये रिलेटेड होता है।
सॉरी। देन नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो इसमें जनरली ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ना, इसे हम डेमोग्राफी में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, एक मिनट, ये सारे पॉइंट्स को हम डेमोग्राफी में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, बच्चों का इनकम स्टेटस क्या है, वो कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, उनका थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, ये एथिक्स क्या है उनके घर की, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन फैमिली बैकग्राउंड में भी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ लोग एजुकेटेड हैं कि नहीं, वो कहीं विलेज या कहीं बहुत बैकवर्ड, और उनके घर में सबसे ज़्यादा चीज़, मतलब कभी कभी होते हो आप फैमिली बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, और कभी कभी वर्से वर्सा भी होता है कि आपका बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लेकिन थिंकिंग एकदम चीप, ठीक। देन नेक्स्ट है आपका एथनिक ग्रुप एंड बिलीव सिस्टम। आपका एथिक्स, आपका एथनिक ग्रुप कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, फैमिली ग्रुप कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वहाँ का बिलीव सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें आपके लर्नर्स के टीचिंग को अफेक्ट करती हैं लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड सेगमेंट आ गया। इसमें थर्ड जो एलिमेंट है वो आपका इन्वॉल्वमेंट है, वो टीचिंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें सपोर्ट मटेरियल, आप क्या क्या सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ बक 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 लेक्चर मेथड को यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं अभी आपको आपके प्रिपरेशन में भी बोल रही हूँ, थोड़ा एफर्ट आप भी कीजिए, एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ आप देखिए, ठीक है। ये तो अपनी तरफ से जो सिंपल लेक्चर्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड लेसन प्लान। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी और लेसन प्लान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हम अपने लेसन को प्रॉपर प्लान कर लेंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले इजी टू कॉम्प्लेक्स हम अच्छे से इसे डील कर पाएंगे, और हमारा पूरा प्रॉपर प्लानिंग होगा कि हमें किस तरह से किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। देन क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट। अभी देखो आपके कुछ लोगों का ऐसा सजेशन है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ, सॉरी ये लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस लूँ। लाइव सेशन में थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी हो जाता है, मेरा एक फ़िक्स टाइम नहीं है, कॉलेज टाइम ऐसे ऐसे तो रिकॉर्डेड सेशन होता है तो मैं एक साथ 2-3 वीडियो भी रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर लेती हूँ। और क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट, मेरा ऐसा मानना है लाइव सेशन में आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हो, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। हाँ, वहाँ पे लाइव सेशंस में पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे, ऐसे तो अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए वैसे वो भी ज़रूरी है, वहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो पाता है, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे साथ भी, उसे मैं प्लान करूँगी। देन लर्निंग इन्वॉल्वमेंट आपका कैसा है, आप इसमें आपका पर्सनल भी आता है और आपका आउटर सराउंडिंग भी, इसमें आपके दोनों ही चीज़ होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही चीज़ यहाँ आपका इंटरनल सराउंडिंग भी आपका इंटरनल कैसा है एंड एज वेल एज एक्सटर्नल आपका कैसा है, दोनों ही यहाँ आते हैं। देन टीचिंग मेथड हमारा कैसा है, टीचिंग मेथड टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर्स में इसे हम डिस्कस करेंगे इस पूरे को। देन टीचिंग एड्स, इस पर भी डिटेल वीडियो ले आना है आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा टीचिंग का। देन नेक्स्ट है आपका असेसमेंट मेथड, इसमें आपका है समेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव है आपका और फॉर्मुलेटिव है, ऐसे कैसे डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो इस पे भी आपका कंप्लीट लेक्चर बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन, और कोई भी आपका सजेशन हो देन यू ऑल आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर वर्दी